डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे। अब तक डीआई के आप तक के पास 60 क्वेश्चन जा चुके होंगे। 60 क्वेश्चन के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और यह काफिला रुकेगा नहीं। मैं पूरे के पूरे पेपर आपको सॉल्व करा दूंगा, जिसका परिणाम ये होगा कि हर प्रकार के प्रश्न को समझने में आपको सुविधा होगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए, ये 61 नंबर क्वेश्चन है। एक नया प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन कीजिए जिसमें विभिन्न मदों का उत्पादन हजार में दर्शाया गया है। कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव और कीबोर्ड, तीन चीज़ें कलर वाइज दिखी गई हैं। अब इसके ऊपर सवाल बनेगा। सवाल बनने में इस सवाल में एक समस्या आएगी आपको कि जैसे यहाँ 0 है, 5 है, 10 है, तो कोई लाइन किस लाइन तक एग्जैक्टली गई हुई है, यह समझने में प्रॉब्लम आती। आओ इसको थोड़ा सा सरल बनाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सरल ये बनेगा कि 5 पर एक लाइन खींचने का प्रयास करते हैं कि 5 कहाँ से हो सकता है। एक रफली डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 5 मतलब क्या हो सकता है, ऐसे 10 का मतलब क्या हो सकता है। अगर ऐसा रहा तो आपका अंदाज़ा सही जाएगा और उस अंदाजे पर आपके सवाल सही हो सकते हैं। ये प्रयास मैं कर रहा हूँ। हालांकि एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि वो ग्राफ जब आप एग्ज़ाम देंगे तो एग्ज़ाम के अंदर वो साफ साफ दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उसमें दिखाई पड़ेगा। तो आपको लगभग ये पता चल जाएगा कि कौन सा आंकड़ा कहाँ तक है। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास सवाल है, कंपनी द्वारा 2006 तथा 2008 में तैयार सभी उत्पादों को मिलाकर कुल संख्या कितनी है, और ये उत्पादन हजारों में दिया गया है। तो 6 और 8 के बारे में बात किया जा रहा है। और 6 के बारे में देखें। 6 का मतलब क्या होता है? 6 का मतलब है, देखो ये है 2006, तो 10 है और इसको हम कितना मान लें, 6 है और ये 15 है। देखो 10 देखो 10 + 6 + 15, तो 15 6 21 10 31, ये 2006 का हिसाब दिख रहा है। अब 2008 में आते हैं। यहाँ पे दिख रहा है 25 और 30 और 20, 25 30 20 इसमें दिख रहा है। 25 30 और 20 इसमें दिख रहा है। तो कितना हुआ ये? 5 और 2 3 5 2 7, ये हुआ 75। बोलो अब क्या हुआ? 5 1 6 और 7 3 10, और 1000 लगा हुआ है। इसके साथ आप 3 0 लगाएंगे, तो ये हो रहा है 106, यानी 106,000, 1,06,000। अब 1,06,000 साफ साफ नहीं दिख रहा है, तो आप इसको 1,05,000 मान सकते हैं। क्या करेंगे? 1,05,000 मान सकते हैं आपके सामने। ये देखो क्या कारण है इसका। जहाँ पर मैं इसको 6 समझा हूँ, इसको 5 समझ लिया जाएगा अगर ये, तो आराम से ये 30 हो जाएगा और तब ये आपका 105,000 हो जाएगा। ये तब हो सकता है क्योंकि सीधी लाइन वहाँ पर दी नहीं गई है, हमने अपने हाथ से रफली खींचा है। तो आप यहाँ तक अगर मेहनत कर देंगे तो भी आपका विकल्प मिल जाएगा, इसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पर अगर ये लाइन सीधी बन जाती, बनी हुई ग्राफ में रहे, तो एकदम एग्जैक्ट आंसर मिल जाता है। लेकिन अगर लाइन आपको नहीं मिलती है तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप नियरेस्ट तक पहुंच जाते हैं और विकल्प फिर सहयोग करने लगता है। अगला सवाल है, सभी वर्षों में कंपनी द्वारा तैयार पेन ड्राइव को मिलाकर औसत संख्या क्या है? खाली पेन ड्राइव बताना है। पेन ड्राइव का मतलब हुआ जो ग्रीन कलर है। ग्रीन कलर मतलब पहला वाला। अब पहले वाले को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है 5, यहाँ पे दिख रहा है 10, यहाँ पे दिख रहा है 20। देखो 5 10 20 पेन ड्राइव बन रहे हैं। 3 हो गया। यहाँ पर देखो 25, यहाँ पे देखो 25, ये हुआ 25, ये हुआ 25। ये हम एक अंदाज़ा लगा के चल रहे हैं कि हाँ इसी सीधे लाइन में होगा। आओ जोड़ते हैं। 25 25 50 20 70 10 80 5 85, 85,000। क्यों? क्योंकि 1000 ही हमें देखना है। देखिए कितने आसानी से उत्तर। औसत संख्या बोला, ओके, इन्होंने कहा औसत संख्या कितनी है, तो ये जो 85,000 है, 85,000, अब ये सही नहीं रहा। देखो अब ये 85,000 सही नहीं रहेगा, क्योंकि इन्होंने औसत संख्या पूछा है। 85,000 में हम भाग देंगे 1 2 3 4 5 से, और ये बन जाएगा 17,000। क्या बन जाएगा? 17,000। मज़ेदार बात देखो कि 85,000 भी दिया है और 17,000 भी दिया है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि प्रश्न क्या है और प्रश्न को कैसे पढ़ना है और समझना है। आइए, अच्छा इसमें इतनी भी कठिनाई नहीं, बारीकी की, जैसे बहुत एकदम हेयर लाइक गैप होगा तब भी बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सामान्य प्रश्न होते हैं। सवाल पढ़िए। 2008 में कंपनी द्वारा तैयार सीडी और पेन ड्राइव को मिलाकर
कुल संख्या और 2006 में कंपनी द्वारा तैयार की गई कीबोर्डों की संख्या में कितना अंतर है। यानी 2008 में हमको क्या देखना है, सीडी और पेन ड्राइव देखना है। 2008 में हमको क्या देखना है, सीडी और पेन ड्राइव देखना है, यानी लाल और हरा देखना है। तो इसमें अगर हम हरा देखते हैं तो 25 है और लाल देखते हैं तो 30 है। तो ये पहला वाला मामला हो रहा है 25 + 30 बराबर हो गया कितना, 55। यह है 2008 में सीडी और पेन ड्राइव की कुल संख्या। और 2006 में कंपनी द्वारा तैयार कीबोर्ड कहाँ है, 2006 ये है और उसमें कीबोर्ड अगर आप देखें तो ब्लैंक वाला जा रहा है 15, ये आ गया 15। पूछा क्या गया है, कितना अंतर है, अंतर कितना है भाई, 40 का अंतर है तो 40,000 होना चाहिए, क्योंकि हमको सारे आंकड़े 40,000 में देने हैं। बोलिए, इन दोनों को मिलाकर सीडी और पेन ड्राइव मिलाकर कुल 55,000 आया था, और जब हम कीबोर्ड देखें तो वो 15,000 आया है, दोनों का अंतर 40,000 आ गया। हमारा उत्तर 40,000 है। आप देखिए, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास है कि वर्ष 2006, 7 और 8 में कंपनी द्वारा तैयार कीबोर्डों की संख्या के बीच अनुपात क्या है। तीनों का अनुपात बनाना है 6, 7, 8। 6, 7, 8 माने इन तीनों का अनुपात हमें बताना है, और केवल कीबोर्ड का। बताओ इसमें कीबोर्ड कितना है, 15। इसमें कीबोर्ड कितना है, 30। और इसमें कीबोर्ड कितना है, इसमें कीबोर्ड कितना है, 20। बताओ। अब अगर हम इसको काटते हैं कितना आ जाएगा, 5 से काटे, 5 दिया है 15, 5 6 के 30, 5 चौक के 20, 3 6 4। देखो जरा सी विकल्प ध्यान से देखिए, आपको सी विकल्प दिख रहा है, 3 6 4 का रेशियो आपका आ गया। कहाँ कठिन था, सिंपल था, बस केवल समझने की देर थी बस। आइए 2009 में कंपनी द्वारा तैयार सीडी की संख्या और 2005 में कंपनी द्वारा तैयार कीबोर्डों की संख्या में क्या अनुपात है। 2009 में सीडी देखो, 2009 में सीडी लाल वाला है, और लाल वाला कितना आएगा, लगभग 20। हाँ जी 20। और 2005 में कीबोर्ड, 2005 में कीबोर्ड कितना है, 25। अब दोनों को काटेंगे तो 5 चौके 20, 5 पचे 25, 4:5 आपको मिल जाएगा। कैसा लग रहा, खाली सवाल आप देखिए और तुरंत का तुरंत उत्तर दे दीजिए, कोई कठिनाई नहीं है, देखते ही उत्तर है, ऐसे सोच लीजिए आप। यानी एक प्रकार से ये मान लीजिए कि आपको यहाँ पर गिफ्ट के रूप में सवाल मिल रहा, गिफ्ट यानी बोनस। जब आपने अर्थमेटिक ठीक से तैयार कर लेंगे तो ये समझना आपके लिए एकदम सामान्य सी बात हो जाएगी। हम इसको क्या कर सकते हैं, चाहे तो एक लाइन खींच दे और चाहे रहने दे, लाइन क्या खींचेंगे। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित ग्राफ में एक फैक्ट्री द्वारा वर्ष 2009 से 14 तक के वाहन के 2 प्रकार P और Q के उत्पादन को हजारों में दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का जवाब दीजिए। P है, ये देखो जो क्रॉस बटन है ये P है, क्रॉस बटन है P है, और ये गोला बटन है ये Q है। ठीक है, पहला प्रश्न है, दिए गए कितने वर्षों में कंपनी का टाइप P वाहनों का उत्पादन दिए गए वर्षों में इस टाइप के वाहनों के औसत उत्पादन से कितना अधिक है। करा कि कितना अधिक, यानी कितने वर्षों में P के औसत उत्पादन में, देखो P वाहनों का उत्पादन दिए गए वर्षों में इस टाइप के वाहनों के औसत उत्पादन से कितना अधिक था। तो आओ देखा जाए, पहले हमें P का औसत ज्ञात करना पड़ेगा। अब P का औसत ज्ञात करना है तो ये P वाली पूरी लाइन आपको जोड़नी पड़ेगी। आओ जोड़ा जाए, कहीं जोड़ते हैं। देखो P का औसत निकालना है, औसत प्रतिशत अनुपात में बार बार बता रहा हूँ, यही इतना पढ़ना है तो मैं जोड़ रहा हूँ। तो 0, 5, 5 10, 5 15, 5 20, हासिल हुआ 2, 2 7 9, 9 7 16, 16 2 18, 18 18 और 2 20, 20 में 0, हासिल हुआ 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 1 11, 1 12, इतना आ गया। औसत उत्पादन देखना होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ष का मामला है, तो इनका औसत कितना आया, 200। अब जरा बताओ 200 से अधिक कितने हैं, 200 से अधिक कितने हैं। बोला था क्या है, दिए गए वर्षों इस टाइप के वाहनों का औसत उत्पादन कितना अधिक था। हमें 200 नहीं चाहिए, 200 से अधिक चाहिए। तो अधिक में कौन कौन है, 1 है, 2 है और 3 है। केवल 3 वर्ष ऐसे आए जिनका उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक पाया गया। बताइए क्या यह बात आपको क्लियर हुई। P का हमने औसत उत्पादन निकाला तो 200 आया। अब हमें बताना था कितने वर्षों का उत्पादन
200 से अधिक था, तो 200 ये था, इसको काउंट नहीं कर सकते क्योंकि हमें अधिक चाहिए, तो हमें 225, 275, 275 देखना था। यह प्रश्न आपका हल हुआ। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 2010 से 11 तक टाइप क्यू वाहनों के उत्पादन में कितने % कमी आई? 2010 से 11 में बताओ, 10 में कितना था? 10 में 150 था, 11 में 125 था। क्यू का देखो जरा, क्यू के उत्पादन की बात कर रहा हूँ। क्यू का उत्पादन 2010 में 150 था, 2011 में 125 था। 150 से घटकर 125 हो गया है। कितने % कमी आई यह बताना है। 25 की कमी आई है और 150 में से और गुणा 100। 25 छक्का 150 होता है, 6 से काटोगे 16.67 है ना। ये 16.7% आप ले सकते हैं। 16.6666 आएगा तो 16.7 इकट्ठा कहा जा सकता है। अब देख लीजिए आप कितने आसानी से आपका बी विकल्प सही चला जाता है, कुछ ज़्यादा नहीं है ना। DI हलवा बना देंगे, यह मेरा दावा है। वर्ष 2009-11 और 11 में टाइप पी वाहनों का कुल उत्पादन 2010 और 14 में टाइप क्यू के कुल उत्पादन का कितना % था? तो चलो पहले 2009 और 11 में हम पी को देखते हैं। 9 और 11 में पी कितना था? 2009 में पी कौन है? पी ये है और ये क्यू है। ऊपर वाला पी है, नीचे वाला क्यू है। तो 2009 में और 11 में पी कहाँ है? 2009 में पी 100 है और 2011 में पी 200 है। ओके, तो कितने हो गए भैया? 300 हो गए। छोड़ दो इनको। अब चलो 10 और 14 में क्यू देखा जाए। 2010 में क्यू कितना था? 2010 में क्यू कितना था? 150 था। और 2014 में क्यू कितना था? 2014 में क्यू कितना था? 225 था। जरा बताओ कितना हो गया? 50, 25, 75, 375। बढ़ाना क्या है? कितना % था? ये कह रहे हैं पी के वाहनों कुल उत्पादन क्यू के उत्पादनों का कितने % था? मतलब 300, मतलब 375 का कितने % है ये पूछा जा रहा। तो कितने आसानी से आप सोच सकते हैं। 25 से काटिए, 25 से कम 25 और 25 दूना 50 और 25 से कम 25, 25 25 125। फिर और काट सकते हैं। 3 चौके 12, 3 पचे 15, 5 से काटो 20 तो 20 चौके 80% था। कितना था भैया? 80% था। कितने आसानी समझा गया। क्या किया गया? 9 और 11 में पी को चेक कर लिया और 10 और 14 में क्यू को देख लिया। दोनों को जोड़कर देख लिया, दोनों का अंतर क्या आया और उस अंतर का % निकाल दिया। आइए अगले प्रश्न को देखिए। दिए गए वर्षों में टाइप पी वाहनों के कुल उत्पादन और टाइप क्यू वाहनों के कुल उत्पादन का अनुपात क्या था? अब हमें टाइप पी वाहनों का कुल उत्पादन जोड़ना पड़ेगा। आओ जोड़ लिया जाए। मुझे लगता है किसी सवाल में हमने जोड़ा था, टाइप पी को हमने जोड़ा था, उसका लाभ यहाँ उठा सकते हैं। मेरे ख्याल से 1200 आया था। याद करिए, टाइप पी को हमने जोड़ा था और 1200 आया था। अब हमको केवल टाइप क्यू जोड़ना है बस। आओ देखा जाए। टाइप क्यू जोड़ना है, यह 1200 आ चुका है। अब हमको क्यू जोड़ना है और क्यू का भी अनुपात हमें दे देना होगा। क्यू देखेंगे तो क्यू में गोला गोला देखना है। चलो जोड़ा जाए। 5 0, 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, हाथ से 2 2 4, 4 और 7 11, 11 और 7 18, 18 2 20, 20 5 25, 25 7 32, हासिल हुआ 3 3 2 5, 1 6, 1 7, 1 8, 1 9, 1 10, 1025 है। अब इसको काटा जाए। 25 से काटेंगे। देखो ये P है और ये Q है। कुल उत्पादन की बात किया जा रहा है, हमें सिर्फ अनुपात ज्ञात करना है। हम 25 से काट रहे हैं। 25 चौक के 100, 25 अट्ठे 200 और ये हो जाएगा 25 चौक के 100 और 25 से कम 25। तो आप देख रहे होंगे 48 और 41 आपका पहला विकल्प सही चला गया। कितने आसानी से यह उत्तर आया है आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर बात करें। अगला प्रश्न देखो, यह जो है अगला प्रश्न है 2010 में क्यू टाइप के वाहनों का उत्पादन वर्ष 2014 में पी टाइप के उत्पादनों का कितना % था? जरा बताओ 2010 में क्यू कहाँ था? 2010 में क्यू कहाँ था? क्यू का मतलब हुआ 150। और 2014 में पी कहाँ था? 2014 में पी था 275। पी टाइप के उत्पादन का कितना % था? अब ऐसे ही निकाल देना है, बस बात खत्म। गुणा 100। 25 से काटो, 25 छक्का 150
25 एकम 25, 25 एकम 25, 600/11, और 600/11 को काटेंगे तो 11 पचे 55, 5 बजेगा 50, 11 चौके 44, 54.5 आपका उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 54.5%। आप देख सकते हैं कितने आसानी से, है ना। मैं बार बार आसानी इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे कुछ विद्यार्थी मिले, उन्होंने कहा कि डीआई में उनको समस्या हो रही है, तो मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि केवल नाम से आप डर रहे हैं, डरने जैसी बात है नहीं, है ना। इसीलिए हम एक तरफ से बहुत सारे सवाल आप तक उपलब्ध कराने जा रहे हैं, जिससे आपका डीआई का डर हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ये जो प्रश्न है बताऊं, ये प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षा के आए हुए सवाल। सोचो, परीक्षा में जो सवाल आए हुए हैं उसी में विद्यार्थी पास या फेल होता है, और वह चीज़ हम आपके सामने लेकर आए कि डरने जैसी कोई बात नहीं थी, कहीं पर कोई कठिनाई नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इस लेखा चित्र का अध्ययन करिए, आय और व्यय। देखो, जो खड़ी खड़ी पड़ी पड़ी लाइन है वो आय हो गई, और जो खड़ी खड़ी लाइन है वो व्यय हो गई। कह रहा है वर्ष 2083 से 84 में लाभ का अंतर लाखों रुपए में क्या था? 83 तथा 84 में लाभ का अंतर क्या था? अब लाभ समझ सकते हो क्या होता है? लाभ क्या होता है बताओ? आय और व्यय का जो अंतर होता है उसी को लाभ कहते हैं ना। तो अगर हम देखें, यहाँ पर लाइन खींचने की कोशिश करें, तो चलो पहले 83 का लाभ देखें। वर्ष 83 में देखो, ये आय हुई है 50 की और व्यय हुआ है 30 का। ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहाँ से लाइन खींचने की कोशिश करें, यहाँ से, तो ये लाइन हमारी बन सकती है। देखो, हम कोशिश कर रहे हैं कि लाइन हमारी एग्जैक्ट बन जाए, तो जिससे बनाना और पढ़ाना, पढ़ना समझना तीनों आसान हो जाएगा। देखिए, अब मेरे ख्याल से बहुत स्पष्ट हो गया होगा, कहना आसान हो जाएगा। देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 83 का लाभ क्या है बताओ? 83 में अगर हम लाभ देखने की कोशिश करें तो 83 में लाभ कितना हो रहा है? 83 यही है, आय है 50 की और व्यय है 30 का। अगर हम 50 में से 30 घटा देंगे तो हमारा लाभ हो रहा है 20 का। और 84 में लाभ कितना हो रहा है? 84 में आय है 40 का और व्यय है 30 का। आय है 40 का, व्यय है 30 का, और लाभ हुआ है 10 का। पूछा क्या गया है? लाभ का अंतर बता दो। लाभ का अंतर बता दो तो 10 लाभ का अंतर आ रहा है। देखो, इसमें 20 लाभ हो रहा है, इसमें 10 लाभ हो रहा है, तो 10 लाख का अंतर आ रहा है। क्योंकि लाख रुपए का मामला है तो 10 लाख रुपए का अंतर दिखाई पड़ रहा है। बताइए, क्या यह बात आपको क्लियर हुई? 1983 में 50 इनकम किया था, 30 खर्चा किया था, 20 लाख का लाभ हुआ था। और 84 में 40 लाख का आय किया था, कमाया था, 30 लाख का खर्चा था, 10 लाख का लाभ कमाया था। तो यहाँ 20 लाख लाभ कमाया, यहाँ 10 लाख लाभ कमाया, दोनों लाभों का अंतर कितना आया? 10 लाख। मेरे ख्याल से अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। उन वर्षों की संख्या कितनी है जिसमें आय दिए गए वर्षों की औसत आय से अधिक रही है? अब हमको वर्षों की आय हमें गिनना पड़ेगा, सबकी आय का औसत निकालना पड़ेगा। अभी मैंने पिछले पेज में लाइन खींचा था, उसका हम लाभ उठा लेंगे। तो चलो आय चेक करें। 30, 50, 40, 30, 50, 40, 30, 50 और 40, 30, 50, 40, और ये कितना था भाई? इसको भी देख लें। 30, 50, 40, 60, 60, ये दोनों 60, 60 बताओ, प्लस 60 प्लस 60। अब चलो जोड़ा जाए तो 0, 6, 6, 12, 4, 16, 5, 21, 3, 24, 240 लाख हुआ। 1, 2, 3, 4, 5 से भाग दे देंगे, 5 के 20, 5 8 40, ये 48 लाख जो है औसत आया। क्या आया? औसत आया। अब इन्होंने कहा कि उन वर्षों की संख्या बताओ जिनकी आय औसत आय से अधिक रही है। तो 48 से ज़्यादा कौन है? केवल 2 हैं बस, 60, 60 वाले, बस केवल यही दोनों हैं जो ज़्यादा हैं। तो यानी आप कह सकते हो 2 वर्ष ऐसे रहे हैं जिनका जो लाभ था वो औसत लाभ से अधिक, जिनकी जो आय थी औसत आय से अधिक थी। क्लियर? देख लो आप, मैंने पहले सबको जोड़ा, फिर औसत निकाला, औसत आय मिल गई 48 लाख। अब 48 लाख से ज़्यादा जो था वही मुझे लिखना था, हमने लिख दिया। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सभी वर्षों को मिलाकर औसत आय तथा औसत लाभ का अनुपात क्या है? देखो, आय तो हम लोग मिल गए, औसत आय अभी अभी निकाले थे 48,
बोलो औसत आय हम लोगों का 48 आ चुका है, तो औसत आय हम लिख देते हैं 48। ठीक, अगर औसत आय 48 आ गया, अब हमको औसत लाभ ज्ञात करना है। औसत लाभ ज्ञात करने के इन दोनों का अंतर हमको जोड़ करके उनका औसत निकालना पड़ेगा। तो आओ देखते हैं। सबसे बढ़िया तरीका तो यहाँ होगा, चलो देखते हैं। 30 कमाया, 20 खर्चा किया, 10 का लाभ हुआ। हमको औसत निकालना, पहले सभी को जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 50 कमाया, 30 खर्चा किया, 20 का लाभ हुआ। यहाँ देखो 40 कमाया, 30 खर्चा किया, 10 लाभ हुआ। यहाँ देखो 3 हो चुका है। 60 कमाया, 40 खर्चा किया, 20 लाभ हुआ। और यहाँ पे देखो 60 कमाया और कितना खर्चा किया, 30 खर्चा किया, 30 लाभ हुआ। अब ये लाभ है भैया, इसका औसत निकालो। 1 2 3 4 5, 30 20 50, 10 60 20 90 10 100, और 100/5 करोगे तो 20 आ जाएगा। 48 20 का जो है अनुपात निकालना है। काटोगे 4 से काटें तो 4 से काटोगे 12, और 4 से काटोगे तो 4 5 20, 12 5 का रेशियो नहीं दिख रहा है, तो क्या कर सकते हैं? तो इसका मतलब ये 35 हो सकता है। आओ चेक करें। यहाँ पर जो लाभ हम निकाले हैं, लाभ एक बार हमें दोबारा देखना होगा। आओ चेक कर लेते हैं। लाभ हमको दोबारा चेक करना होगा, तो लाभ चेक कर लेंगे तो हमारा उत्तर बन जाएगा। आओ लाभ, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 10 है, ठीक है, और यहाँ 20 है, और यहाँ हाँ ये रहा। देखो ये पूरा 30 नहीं है, यहाँ ध्यान से देखिए। यहाँ का जो लाभ हुआ 10 10 20 5 25 रहा है। ये 25 है मेरे भाई, जहाँ मैंने 30 लिखा था, तो ये 25 हो जाएगा। और अगर 25 हो गया तो ये 95/5 हो जाएगा, और तब ये 19 आ जाएगा। और 19 आ जाएगा तब तो और नहीं कटेगा। बताओ क्या होगा? सभी वर्षों को मिलाकर औसत आय तथा औसत लाभ का क्या अनुपात है? औसत आय हम लोग निकाल चुके हैं, 48 ही आएगा हैं, और औसत लाभ क्यों नहीं निकल रहा है? बताओ। 19 आ जाएगा। 19 अगर आ गया तो 19 और 48 का कोई अनुपात नहीं दिया गया। 13 दूनी 26। आओ मैं चेक करता हूँ, डिजिट पहले चेक कर लेता हूँ। आइए देखते हैं। तो इसमें क्या है, औसत लाभ तो हम लोगों ने देख लिया था। औसत लाभ हम लोग का 48 आया था, जो औसत आय। अब औसत लाभ हमें देखना था, तो औसत लाभ जब हम देखेंगे तो इन लोगों का लाभ जब हम चेक करेंगे तो देखो कितना है। यहाँ 10 था, यहाँ 20 था, यहाँ 10 था। 10 + 20 + 10 और प्लस यहाँ कितना था 20, और यहाँ था 25। यहाँ था 20, यहाँ था 25, और जोड़ा जाए 5 2 2 4 1 5 2 7 1 8, 85 आया है। और 85 को जब आप 5 से भाग देंगे तो 17 आ जाएगा। 48/17 कितना हो जाएगा? 48/17 हमारा उत्तर बन जाएगा। अब इसमें जहाँ पर मिस्टेक हो सकती है आप खूब साफ साफ देख रहे होंगे। जब एक साथ आप कई सवाल लगाते हैं तो कहाँ से मिस्टेक होता है उस पर अभी से ध्यान बनाए रखेंगे। 82 की तुलना में 86 के लाभ में कितने % वृद्धि हुई? देखो 82 में जो लाभ हुआ है 10 का लाभ हुआ है, और 86 में लाभ कितना हुआ था? 25 का लाभ हुआ था। बताओ 86 में 25 का लाभ हुआ है। आप देख लो 15 का अंतर दिख रहा है। 15/10 × 100 करेंगे तो आपका जीरो कट जाएगा। 150% की वृद्धि दर्ज की गई है। कितना? 150। देखो यहाँ 10 लाख का लाभ हो रहा है, यहाँ 25 लाख का लाभ हो रहा है। पूरे 150% की वृद्धि पाई जा रही है। अगले प्रश्न पर आइए। ये इसका आखिरी प्रश्न है। किस वर्ष में कंपनी का लाभ सर्वाधिक था? देखो सबसे अधिक लाभ 25 का लाभ यही दिख रहा था, है ना। बाकी सब जगह देखो ये 30 है, 50 है, यही केवल है जहां सबसे ज़्यादा लाभ दिखाई पड़ा है। और वो था वर्ष कौन सा था? 1986। वह कौन सा वर्ष था? 1986 में सर्वाधिक लाभ दर्ज किया गया। ठीक है भाई, तो देखो कितने आसानी से यह सवाल आप तक पहुंच रहा है। अब एक नया सवाल आपके सामने है, आइए देखते हैं। नया सवाल है, खेल एफ खेलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी? एफ खेलने वाले कुल कितने विद्यार्थी हैं? अब जरा सोचो, एफ के अंदर, इस सर्किल के अंदर जितने दिख रहे हैं सब एफ खेलने वाले लोग हैं। सबकी संख्या जोड़ लिया जाए। बताओ खेल एफ खेलने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? जोड़िए।
3 5 8 2 10 9 19 हासिल 1 2 3 4 49। कितने लोग हैं? यह खेल खेलने वाले कुल 49 खिलाड़ी हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है फुटबॉल एफ, हॉकी एच और बास्केटबॉल बी खेलने वाले खिलाड़ियों को दर्शाता है। अब यहाँ खेल एफ लिखा हुआ है, एफ है फुटबॉल और यहाँ पर हॉकी है, यहाँ वॉलीबॉल बास्केटबॉल। तो देखो इस सर्किल के अंदर जितने गिनतियाँ थी 9 13 15 और 12, इन सबको जोड़ा गया तो खेल एफ खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या मिल गई। खेल एच खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है? एच खेलने वाले, एच माने इस सर्किल के अंदर जितनी बातें लिखी हैं सब एच खेल खेलते हैं। आओ इसको जोड़ा जाए तो 2 2 4 5 9 9 4 13 हासिल 1 2 3 4 5 53। खेल एच खेलने वाले कितने लोग हैं? 53 लोग हैं। यह भी सवाल है। मज़ेदार बात यह है, यह भी सवाल है और लड़के लोग कहते हैं कि इसे कठिन कहा जाता है। अब सवाल है एफ और बी खेलने वाले हों लेकिन एच ना खेलने वाले हों, तो ऐसे विद्यार्थी आपको ढूंढने हैं जो एफ और बी तो खेलते हों लेकिन एच ना खेलते हों। बताओ एफ और बी खेलते हैं, एफ ये है और बी ये है, एफ और बी खेलते हैं लेकिन एच नहीं खेलते हैं। बताओ कौन लोग हैं ऐसे? आप देख सकते हैं एफ और बी खेलने वाले 13 लोग हैं। केवल 13 लोग हैं जो एफ और बी दोनों खेलते हैं लेकिन एच नहीं खेलते हैं। यानी जब कहीं आ जाए एच नहीं खेलना है तो एच की सर्किल को पूरी तरह हटा दीजिए। एच की सर्किल को पूरी तरह हटा देंगे, देखो ऐसे ऐसे हटा देंगे। अब हमको एच देखना ही नहीं है। अब हमारे पास केवल 3 ही खाने बचे हुए हैं। अब इन 3 खाने के अंदर में हमको एफ और बी दोनों खेल खेलने वाले चाहिए, तो दोनों खेल खेलने वाले सिर्फ 13 लोग बच रहे हैं। जो 9 है वो केवल एफ खेलता है और जो 20 है वो केवल बी खेलता है। हमको एफ और बी खेलने वाले चाहिए थे, इसलिए हमने यहाँ 13 को सेलेक्ट किया। आइए अगले प्रश्न को देखें। केवल एक खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या क्या है? केवल एक खेल। जैसे ये 9 लोग हैं वो केवल एक ही खेल खेलते हैं। देखो भैया ये जो 9 लोग हैं, फिर से देखो, केवल 9 लोग हैं केवल एफ खेलते हैं, बाकी दोनों की तरफ देखते भी नहीं है। ये 20 लोग ऐसे हैं जो केवल बी खेल खेलते हैं, वो किसी और की तरफ देखते भी नहीं हैं। और केवल 12 लोग ऐसे हैं जो केवल एच खेल खेलते हैं और किसी गेम की तरफ नहीं देखते हैं। इन्हें कहा केवल एक खेल खेलने वाले कितने लोग हैं? जोड़ लीजिए, यह आपकी संख्या है 2 9 11 2 2 4। 41 लोग ऐसे हैं केवल एक गेम खेलते हैं, दूसरे गेम की तरफ देखते भी नहीं। कैसा रहा ये सवाल? देखिए सवाल का जो ये कारवां है क्या ज़बरदस्त है। सभी खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या कोई भी खेल खेलने ना खेलने वाले छात्रों की संख्या से कितना अधिक है? अब ये बताओ ये कैसे पता चलेगा कोई खेल नहीं खेलने वाले कौन है? क्योंकि इसके लिए पूरी संख्या देना जरूरी है। देखो एक आलेख में खेलने वाली संख्या दिखाया गया। अच्छा हाँ, कोई नहीं खेलने वाले 5 यहाँ दिख रहे हैं। 5 लोग हैं जो कुछ नहीं खेलते, बेचारे मैदान से बाहर बैठे हैं। तो सभी खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या कौन है? 15। सभी खेल खेलने वाले संख्या कितना है? 15। अब कोई भी ना खेल खेलने वाली संख्या क्या है? 5 का अंतर कितना अधिक है? बताओ कितना अधिक है? 10 अधिक है। कह रहे हैं सभी खेल खेलने वालों की संख्या कोई खेल ना खेलने वालों की संख्या से कितना अधिक है? तो सभी खेल खेलने वाले 15 लोग हैं जो सभी गेम खेल रहे हैं और 5 लोग ऐसे जो कोई खेल नहीं खेल रहे हैं। तो उन दोनों का अंतर कितना हुआ? 10 हुआ। और यह भी सवाल डन हो गया। आप देख सकते हैं कितने आसानी से मस्ती भरा सवाल है, आसानी से समझते हुए हम लोग चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ दिखाई पड़ रहा है। ये लिखा है भविष्य निधि, खाद्य सामग्री, मकान किराया, मनोरंजन, बच्चों की शिक्षा, दवाइयाँ, और उन सबका परसेंटेज दिया गया है। उसी परसेंटेज पर आधारित प्रतिमाह घरेलू व्यय का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इन्होंने कहा अगर परिवार का मासिक खर्च 33,650 है तो परिवार द्वारा मनोरंजन और खाद्य सामग्री पर एक महीने में कुल मिलाकर कितना खर्चा हुआ है? किस पर? मनोरंजन और खाद्य सामग्री। मनोरंजन देखा जाए तो ये कितना है? 9% दिख रहा है। चेक कर लेता हूँ, 9 ही है। देखो 9 दिख रहा है कि 8 दिख रहा है? अभी पता चल जाएगा। 9 3 12, 12 3 15, 2 17, 5 22, 8 30। ठीक है, 9 ही है। तो क्या है? मनोरंजन और खाद्य सामग्री। खाद्य सामग्री 25 है। 25 और 9 मुझे मिलाना है।
25 प्लस 9 मिला देंगे तो आ जाएगा 34, यानी कि कुल खर्च है 33,650। 33,650 का 34% हम निकाल देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। आइए काटा जाए। कैसे काट सकते हैं बताओ? 1 0 तो कट ही गया। अब 5 से और काट सकते हैं। 5 दूना 10 और 5 से कट जाएगा। 5 6 के 30, 5 7 35, 5 3 15 और 2 से कट जाएगा 17। गुणा करो, 17 3 51, 5 17 7 119 और 5 124, 12 17 6 102 और 12 114। बताओ 114 41 कहाँ दिख रहा है? बी विकल्प देखो, 11 44 1। आपका उत्तर आ गया कि उस परिवार द्वारा मनोरंजन और खाद्य सामग्री पर कुल कितना खर्चा हुआ। आराम से यहाँ परसेंटेज देखा और इस संख्या को वह परसेंटेज निकाल दिया। आराम से उत्तर आपके पास। अगला प्रश्न है, किस मद पर परिवार द्वारा सबसे अधिक खर्च किया जा रहा है? यह साफ साफ दिख रहा है कि खाद्य सामग्री पर परिवार सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है। देख लीजिए, 25% इनकम, पूरा का पूरा 25% सीधे खाद्य सामग्री पर खर्चा हो जा रहा है। यही पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा खर्चा किस मद पर हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए, किस मद पर किया गया खर्च मनोरंजन पर किए गए खर्च का 2 गुना है? बताओ, ये 9% है मनोरंजन, तो 18 किसका है? 18 मकान किराया है। तो आप बोलोगे जो मकान का किराया है वो मनोरंजन का दुगना खर्चा किया जा रहा है। देखो, मनोरंजन पर 9 खर्चा किया जा रहा है और मकान किराए पर 18 खर्चा किया जा रहा है, तो मकान किराए पर मनोरंजन से दोगुना खर्च हो रहा है। यही पूछा गया था। यह भी प्रश्न है, यह भी 1 नंबर का सवाल है। यह मज़ेदार बात है। यदि परिवार का मासिक व्यय 33,650 है तो दवाइयों पर हुआ खर्च भविष्य निधि पर हुए खर्च से कितना अधिक है? देखो भैया, किस पर पूछ रहा? दवाइयों पर हुआ खर्च। दवाई पर कितना खर्च हुआ है? 13। दवाई पर 13 खर्च हुआ। खर्च भविष्य निधि पर खर्च से कितना अधिक है? भविष्य निधि कितना है? 12। तो कह रहे इससे कितना अधिक है, कितना रुपया अधिक है? भाई 1% है। और 1% जब आप निकालोगे, इस संख्या का 1% निकालोगे तो खाली 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, 336 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। बोलो, क्या मेरी बात समझ पाए? अगर हमको ये बताना है कि भविष्य निधि पर किससे, दवाइयों पर हुए खर्च से कितना अधिक है, दवाइयों पर 13 है और भविष्य निधि 12 है, एक ज़्यादा है, एक माने 1% होता है, और इस संख्या का जब आप 1% निकालोगे तो खाली 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, 336 रुपया 50 पैसा आपका उत्तर बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखें। भविष्य निधि और दवाइयों पर किया गया कुल खर्च तथा खाद्य पदार्थों पर किए गए कुल खर्च का अनुपात क्या है? मज़ेदार बात बताऊं आपको, जब केवल अनुपात बताना है तो अनुपात और प्रतिशत 2 ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पर मात्रा का कोई मतलब नहीं होता। तो हम इसी परसेंटेज से ही इनका अनुपात निकाल देंगे। हमें उस पूरे पैसे की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। हमें क्या चाहिए? भविष्य निधि और दवाइयाँ। भविष्य निधि माने 12 और दवाइयाँ मतलब 13। 12 और 13 25। तो किए गए खर्च, खाद्य पदार्थ पर किए गए खर्च का अनुपात बताओ। खाद्य पदार्थ माने होता है 25। वाव, 25। दोनों में क्या अनुपात दिख रहा है? 25-25 का अनुपात क्या दिखाई दे रहा है? 1:1 नज़र आ रहा है। तो आप देख सकते हैं, खाली बस कहा और उत्तर आपके सामने है। अगले प्रश्न पर चर्चा करें। यह प्रश्न है आपके पास, यदि वर्ष, आइए देखिए नया प्रश्न आपके सामने है। इस नए प्रश्न पर हम अगर चर्चा करें तो इसमें पहले हमको लिख लेना चाहिए क्योंकि कम दिख रहा है। यहाँ दिख रहा एप्पल, एप्पल है, फ़ोन की बात कर रहा है। एप्पल लिखा हुआ 18%। इस सैमसंग लिखा हुआ है, सैमसंग, सैमसंग मोबाइल है, इसमें लिखा हुआ 18%, ये भी लिखा हुआ है। ये अन्य लिखा हुआ, अन्य लिखा हुआ है 40%। और वीवो लिखा हुआ है, वीवो लिखा हुआ है 6%। और ओप्पो लिखा हुआ है, ओप्पो लिखा हुआ है 7%। और नोकिया नहीं लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा है तो बाकी हम लोग जोड़ लेंगे। 18, 18, 36, 36 और 40 कितना हो जाएगा? 36 और 40 यानी 4 कम 80 हो जाएगा। इसमें 4 मिला दो 80 और 2 82, 82 और 7 89। इसका मतलब नोकिया हो जाएगा 11%। नोकिया कितना हो जाएगा? 11% हो जाएगा। अब हम चेक कर लेते हैं। 1, 8, 9, 17 और 6,
33 और 7 30, ठीक है। अब यही सवाल सही है। अब चलो चेक करा जाए सवाल क्या है, कैसे लगाया जाएगा। यदि वर्ष 2017 में कुल बिक्री 500 करोड़ की थी तो वीवो कंपनी ने कितने रुपए की बिक्री किया, बस यही बताना है भाई। 5,000 करोड़ था ये, 5,000 करोड़ टोटल बिक्री हुई है और वीवो है 6% केवल। तो बताओ इसका 6% कितना हो जाएगा। अगर हम 2 जीरो काट दें तो 6 × 25 300 करोड़ रुपए वीवो बिका है। कितना बिका? 300 करोड़ रुपए का वीवो मोबाइल बिक गया होगा। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। सैमसंग तथा एप्पल की कुल बिक्री तथा वीवो की कुल बिक्री का अनुपात क्या है। अब देखो अनुपात जब निकाला जाएगा तब कोई टेंशन नहीं है। अनुपात निकालने के लिए मात्रा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सैमसंग है 18 और किसकी बात करा, एप्पल। ये एप्पल है 18 और वीवो है 6। तो आप देखो सैमसंग तथा एप्पल की बात कर रहे हैं, सैमसंग और एप्पल की बात करें तो 36। सैमसंग तथा एप्पल कितना हुआ 36 और वीवो की बिक्री कितना हुआ 6। बताओ कौन सा रेशियो दिख रहा है आपको, 6 × 36 6 × 6 6:1 का रेशियो आपके सामने देख रहे हैं आप। 87 नंबर क्वेश्चन। अगला बढ़िए 88 नंबर क्वेश्चन क्या है। यदि वर्ष 2017 में कुल बिक्री 1000 करोड़ रुपया थी तो ओप्पो और वीवो की बिक्री का अंतर क्या है। ओप्पो कहाँ है 7, ओप्पो जो है 7% है। देखो 7% ओप्पो है और 6% वीवो है। कह रहे हैं इन दोनों की बिक्री का अंतर क्या है, बताओ भाई अंतर क्या हो जाएगा। कह रहे हैं कुल बिक्री इतना करोड़ थी तो ओप्पो और वीवो की बिक्री का अंतर क्या है। ये 7% बिक्री हुई है, ये 6% बिक्री हुई है, 1% का अंतर आया है। 1% अगर हम इसका निकालेंगे तो क्या निकल आया भैया, 1000 करोड़ का 1% कितना हो जाएगा। 1000 करोड़ का 1% कितना हो जाएगा 10 करोड़। कितना हो जाएगा 10 करोड़ हो जाएगा। उसका 1000 का निकाल कर देख लो। 1000 का 1% जब आप निकालेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, 10 करोड़ आपका उत्तर हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह आपका आखिरी प्रश्न इसका है। नोकिया की बिक्री को दर्शाने वाला भाग द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होगा। नोकिया हम लोग देखे थे 11% था, याद करिए नोकिया 11% था। अब हमको बताना है 11% वाला जो है वो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाया होगा। तो सवाल बनता है कि परसेंट को डिग्री कैसे बनाते हैं। याद करिए 11 है तो 11/100 कर दीजिए आप। क्या कर देंगे 11/100 कर देंगे और गुणा 360 कर देंगे। बस गुणा 360 कर देंगे, आपका उत्तर बन जाएगा 11 × 100। फिर से लिख दे, देखो 11 × 100 11/100 क्योंकि परसेंटेज है ना, और गुणा 360 यही काट दीजिए, आपका उत्तर बन जाएगा। और एक जीरो काटते हैं, फिर 2 से कट जाएगा, 2 × 5 = 10 और 2 से काटो तो 18 18 × 1 = 18 18 × 18 = 19 और बटा 5 5 से काटो, 5 × 3 = 15 4 बचेगा 48 5 × 9 = 45 3 बचेगा 5 × 6 = 30 39.6% डिग्री 39.6 डिग्री बनेगा नोकिया को अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो मेरे भाइयों आपने देखा हमने यहाँ तक के क्वेश्चन लगातार आपको दे रहे हैं। एक एक सवाल मैंने छोड़ने की कोशिश कुछ नहीं किया है। हम जैसे के तैसे सवाल आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसे लगाया कैसे जाएगा, कैसे कैसे एक सवाल को सोचा जाएगा, हम बात बता रहे हैं। और पेट में कुल मिलाकर 3-4 वीडियोज़ हो सकते हैं। वो सारे वीडियो मिल करके पूरे पेट का सारा सिलेबस कवर कर देंगे। हर प्रकार का सवाल आपसे हो जाएगा, ऐसा मुझे भरोसा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।